दोस्तों, अक्सर आपने दादा दादी नाना नानी की तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। और जब हम उनसे कहानियाँ सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बस उनकी कहानियाँ सुनती ही रहें और सुनते ही सुनते वहीं सो जाएं। तो आज की जो ये वीडियो है ये आपको आपके बचपन की याद ज़रूर दिला देगी, क्योंकि इस कहानी में एक प्यारी सी नानी अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ की बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनाती हैं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक बहुत ही डरावना अनुभव है, तो सीधा सीधा सुनते हैं अपनी हम आज की पहली कहानी। करुणा, सिद्धार्थ, तरंग, महिमा और तेजस पांचों एक ही गांव में रहा करते थे। उस गांव का नाम था मधु होता। ये गांव जंगली इलाकों में है और काफ़ी साल पहले यहाँ की बसाहट बहुत कम थी, क्योंकि आसपास के जंगली जानवरों की वजह से लोग यहाँ रहना नहीं चाहते थे। जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग जंगली जानवरों से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अक्सर जंगली जानवर किसी न किसी इंसान के मवेशियों पर हमला कर दिया करते थे। उस गांव में लक्ष्मी नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसकी उम्र 60-65 साल की रही होगी। उसी गांव के सभी बच्चे नानी कहकर बुलाते थे। लक्ष्मी के घर में एक छोटा सा बगीचा था, जहां पर वो फल फूल उगाया करती थी। और उसके घर के पीछे एक बाड़ी भी थी, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। बाड़ी में वो कुछ सब्जियां भी लगाया करती थी। ज़्यादातर समय लक्ष्मी उसी बाड़ी में बिताया करती थी, क्योंकि वो बाड़ी में उगने वाली फलों और सब्जियों को बेचकर ही अपना घर चलाती थी। इसलिए हमेशा बाड़ी की सफाई करना, पेड़ पौधों में पानी डालना जैसे कामों में ही उसका पूरा दिन बीत जाता था। बच्चों को उसके घर की बाड़ी में जाना बहुत पसंद था, खासकर इन पांचों दोस्तों को। ये पांचों दोस्त ज़्यादातर समय लक्ष्मी के साथ ही बिताया करते थे। इन सभी की आदत थी कि ये लोग हमेशा लक्ष्मी से तरह तरह की कहानियाँ सुनते रहते थे। लक्ष्मी उन्हें ज़्यादातर बच्चों वाली कहानियाँ ही सुनाया करती थी, लेकिन बच्चे हमेशा कोई डरावनी सच्ची घटना के बारे में उससे पूछा करते थे। लेकिन लक्ष्मी हमेशा ये कहकर उनकी बात टाल देती थी कि उसे ऐसी घटनाओं के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बच्चों के ऊपर ऐसी चीज़ों का बुरा असर पड़े। फिर हुआ यूँ कि बच्चे बड़े होते चले गए और धीरे धीरे उनकी कहानियाँ सुनने की आदत भी बदल गई। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। लक्ष्मी की उम्र करीब 80 साल के आसपास हो गई थी, लेकिन उस उम्र में भी उसमें काफ़ी फुर्ती थी। उस उम्र में भी वो बाड़ी का सारा काम कर लेती थी। बच्चों ने उसकी बाड़ी में आना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर चले गए थे और कुछ बच्चे अपने बड़ों के काम में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन करुणा, महिमा, सिद्धार्थ, तरंग और तेजस ही थे जो कभी कभी लक्ष्मी की मदद करने के लिए आ जाया करते थे। वो पढ़ाई पूरी करके गांव आ चुके थे और इन लोगों ने गांव में रहने का ही फैसला कर लिया था। तो एक दिन की बात है, जब लक्ष्मी अपनी बाड़ी में मिट्टी की खुदाई कर रही थी ताकि कुछ वो बीज बो सके। इतने में ही महिमा और करुणा उनके पास आई। करुणा ने कहा, अरे नानी, क्या कर रही हो? तो लक्ष्मी ने कहा, अरे आओ बच्चों, बस कुछ नहीं, मिर्ची के बीज डाल रही हूँ। तुम लोग आज इतनी देर से कैसे आए? शाम हो गई है। तो महिमा ने कहा, अरे घर में कुछ काम आ गया था नानी। लेकिन तुम इतनी ठंड में बिना शॉल या स्वेटर के क्या कर रही हो? बीमार हो जाओगी।
तो लक्ष्मी ने कहा, अरे मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मौसम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं, कई दिनों से आए भी नहीं। तो करुणा ने कहा, पता नहीं नानी, हमारी मुलाकात भी नहीं 2 दिन से। तो लक्ष्मी ने कहा, चलो कोई बात नहीं महिमा, ज़रा वो खाट यहाँ बिछा दे, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। महिमा ने आम के पेड़ के नीचे ही खाट बिछा दी और वो तीनों खाट में बैठकर बातें करने लगे। इतने में ही 3 लड़के वहाँ पर आए जो सिद्धार्थ, तेजस और तरंग थे। सिद्धार्थ ने बोला, आए लगो नानी, कैसी हो? तो लक्ष्मी ने कहा, अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लोग बड़े दिन बाद आए। तो तेजस बोला, हाँ नानी, कुछ दिन के लिए बाहर गए थे हम लोग। वो तीनों भी फिर खाट पर बैठ गए। तेजस बोला, नानी बड़े दिन हो गए तुम्हारी कहानी सुने, आज बड़ा मन कर रहा है नानी, आज भी बचपन के जैसे कोई कहानी सुनाओ ना नानी। तो लक्ष्मी ने कहा, अरे इतने बड़े हो गए हो और अब भी बच्चों वाली कहानी सुनना है तुझे? तो तरंग ने कहा, हाँ नानी, सुननी है ना, सुना भी दो। तो सिद्धार्थ ने कहा, हाँ नानी, लेकिन कोई बच्चों वाली कहानी नहीं सुननी। तो लक्ष्मी ने कहा, तो फिर कैसी कहानी सुननी है तुम लोगों को? तो सिद्धार्थ ने कहा, कोई ऐसी सच्ची घटना सुनाओ जो डरावनी हो, बचपन में तुमने कभी भी नहीं बताया। अरे अब तो सुना दो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़रूर ऐसी कहानियाँ पता होंगी। तो लक्ष्मी ने कहा, अरे लेकिन इतने में ही महिमा बोल पड़ी, अरे सुनाओ ना नानी, अब हम बच्चे थोड़ी ना है कि डर जाएंगे, कुछ तो जानती होगी नानी तुम, हो सकता है तुम्हारे साथ ही कुछ हुआ हो। तो लक्ष्मी ने कहा, अरे हाँ भाई, हुआ तो है, और मैं मानती भी हूँ कि इंसानों की दुनिया से परे भी एक दुनिया है जहाँ भूत, प्रेत, पिशाच का वास होता है। मैंने भी इन चीज़ों को महसूस किया है और बहुत सी सच्ची कहानियाँ भी सुनी है मैंने इनके बारे में। तो सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा क्या हुआ था नानी, अब जल्दी बताओ ना, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है नानी। तो लक्ष्मी ने कहा, वो बात है साल 2010 की, जब मैं किसी काम से भिलाई गई थी। मैं जब बस में थी और वहाँ से लौट रही थी तो मेरी सीट के बगल वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जो काफ़ी डरी हुई नज़र आ रही थी। मैंने उस औरत से पूछा कि अरे क्या हुआ बहन, इतनी डरी हुई क्यों हो? तब उस औरत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आई हो। तो मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो उस औरत ने पूछा, क्या आप पहली बार यहाँ आई हो? तो मैंने कहा, हाँ, तो क्या हुआ? तो उसने कहा, तब तो आपको यहाँ के 32 बंगले के बारे में पता नहीं होगा। मैंने कहा, 32 बंगला, वो क्या है? तो उस औरत ने कहा, अरे बहन जी, ये 32 बंगला ना छत्तीसगढ़ के सबसे डरावनी जगह में से है। सुना है उस बंगले में पहले बेकसूर लोग को लटकाकर मार डाला करते थे और तब से वहाँ पर उन बेमौत लोगों की आत्माएं भटक रही हैं जो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं। मैं जब भी इस रास्ते से गुज़रती हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। 1-2 बार गरज रोड से गुज़रते हुए मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई भी दी है। मैंने कहा, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ एक कहानियाँ हों और आपने जो सुना हो वो आपका वहम हो। अक्सर ऐसा होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आसपास महसूस होने लगता है। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं, इस सड़क को गरज रोड कहा जाता है। पता है, इस रास्ते पर एक लड़की का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था
और तब से ये भी कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा सड़क पर दिखाई देती है और कभी कभी तो अनजान लोगों से लिफ्ट भी मांगती है। तो मैंने कहा, मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं है बहन जी, ये सब वही घिसी पिटी कहानियाँ हैं और कुछ भी नहीं। तो उसने कहा, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि मैंने उस आत्मा को खुद अपनी आंखों से ही देखा है। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई और मैंने कहा, अच्छा ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओगी ज़रा? तो उसने कहा, बड़ी भयानक रात थी वो। मैं अपने बेटे के साथ ऐसे ही बस में इस रास्ते से गुज़र रही थी। हमारे अलावा बस ड्राइवर और एक कंडक्टर के अलावा बस में कोई भी नहीं था। 2-4 लोग थे जो गरज रोड आने से पहले ही अपने स्टॉप पर उतर गए थे। रात के 11 बज रहे थे और तब मैं बस में ही सो गई थी। मेरा बेटा जाग रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। जैसे ही गरज रोड आया वैसे ही मुझे एक अजीब सा झटका लगा और मैं एकदम से चमक कर उठ गई। मुझे लगा कि किसी ने मेरे शरीर को ज़ोर से हिलाया हो। जागने के बाद मैंने अपने बेटे की ओर देखा तो वो आराम से खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। हम एकदम आगे की सीट पर बैठे हुए थे तो सामने का रास्ता अच्छे से दिखाई दे रहा था। मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद तो मैं भी उस रास्ते को निहारने लगी। गरज रोड पर वो 32 बंगला मौजूद है। हम ठीक उसी के सामने से गुज़र ही रहे थे कि अचानक से हम लोगों को एक भयानक चीख सुनाई दी और ड्राइवर ने अचानक से बस रोक दी। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया आपने? तो बस ड्राइवर ने कहा, अरे नहीं नहीं मैडम, न जाने कहाँ से आई है ये आवाज़। इतने में ही बस का कंडक्टर रोड पर उतर गया और आसपास देखने लगा कि चीखने वाली औरत या लड़की कहाँ है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कि बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस ड्राइवर ने कहा, चलो चलते हैं फिर। तो मैंने उस औरत से पूछा, तो वो आवाज़ किसकी थी पता चला? तो उसने कहा, हाँ चला ना। लेकिन जब पता चला तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। कंडक्टर वापस बस में चढ़ गया और बस ड्राइवर ने बस चालू करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात थी कि बस चालू तो हो गई लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। हम परेशान हो गए थे। डर भी लगने लगा क्योंकि मैं और मेरा बेटा अकेले ही थे। ऊपर से सुनसान सड़क थी। वहाँ से 32 बंगला साफ देखा जा सकता था और उस समय वो बड़ा ही भयानक नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ी मनहूसियत छाई है वहाँ। बिल्कुल सुनसान जगह थी वो। तभी उस बस ड्राइवर ने कहा, अरे ये बस क्यों नहीं चल रही है? अचानक से इसे क्या हो गया है? कहीं बस के नीचे कहीं कोई आ तो नहीं गया? ये सुनकर मैं और मेरा बेटा दोनों ही डर गए। फिर कंडक्टर वापस नीचे उतरा और फिर उसने बस के नीचे झांक कर देखा तो पता चला कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा, अरे भाई साहब, कुछ है क्या नीचे? तो कंडक्टर बोला, नहीं मैडम, कुछ भी तो नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है बस को। उसकी बात सुनकर मेरे बेटे ने कहा, तो भैया चलो ना जल्दी, बहुत देर हो गई है वैसे भी। फिर कंडक्टर वापस बस में चढ़ गया और ड्राइवर ने फिर से बस चलाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों पर बस आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरा दिल बैठा जा रहा था। करीब आधे घंटे तक ड्राइवर ने लगातार कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी बस कंडक्टर बोला, अरे भाई रहने दो, मैं आप आसपास मैकेनिक को ही ढूंढता हूँ, ऐसे तो सारी रात यहीं बीत जाएगी। फिर वो न जाने उस सुनसान सड़क पर कहाँ जाने लगा।
बस ड्राइवर थक कर बैठ गया। हमारे पास भी इंतज़ार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि उस बस में हमारे अलावा और कोई भी पैसेंजर नहीं था। कुछ समय खाली बैठे रहने के बाद मैं बस में इधर ही उधर देखने लगी। फिर जैसे ही मैंने पीछे की ओर देखा, मेरी सांसें अटक गईं। मैंने देखा कि बस की आखिरी वाली लंबी सीट पर खिड़की के पास कोई बैठा हुआ था। उसके बस बाल ही नज़र आ रहे थे। ऊपर से शायद उसकी हाइट छोटी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उस लड़की के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा और वो कोने में बिल्कुल छुपकर बैठी हुई थी, तो मुझे दिखाई नहीं दी होगी। मैं बार बार उसकी ओर देखती रही, लेकिन वो लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि पूरा बस खाली है, फिर वो आखिर में क्यों बैठी है। तब मैंने उसे आवाज़ दी। मैंने कहा, अरे सुनो, अरे ओ लड़की, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम आगे आकर बैठ जाओ, यहाँ पर सारी सीट खाली है। मेरे इतने आवाज़ करने के बाद भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद वो सो गई होगी या उसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, तो मैं भी चुपचाप बैठ गई। लेकिन बीच बीच में पलट कर ही मैं उसे देखे जा रही थी। थोड़ी देर में वो कंडक्टर भी वापस आ गया, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने पूछा कि मैकेनिक कहाँ है, तो कंडक्टर ने कहा, अरे यार, कोई भी मैकेनिक इस रोड पर आने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसकी बात जब मैंने सुनी तब हैरान ही रह गई, क्योंकि तब मुझे इसका कारण नहीं पता था। बस ड्राइवर ने फिर से बस चलाने की कोशिश की तो बस चालू तो हो गई, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ी और अजीब तरीके से हिलने लगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने उस पीछे वाली लड़की की तरफ देखा। वो बिना आवाज़ किए चुपचाप बैठी थी। मैंने कंडक्टर से पूछा, भैया, वो लड़की कहाँ जा रही है? बस कंडक्टर ने पीछे की ओर देखा जहाँ मैंने इशारा किया था, तो वो बोला, अरे मैडम जी, कौन सी लड़की? बस में तो आपके अलावा कोई भी तो नहीं है। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था उसकी बात पर। तो मैंने कहा, भैया क्या बोल रही हो? अरे देखो ना, वहाँ कोने में बैठी है वो लड़की। कंडक्टर ने फिर से वही जवाब दिया। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा और जानती हो, तब वो लड़की वहाँ नहीं थी। मैंने सारी बस में नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ वो नहीं लड़की थी। पसीने अलग आने लगे थे मुझे, सांसें भरने लग गईं डर के मारे। मेरे बेटे ने मेरी हालत देखी तो उसने तुरंत मुझे पानी पिलाया। तो मैंने कहा, वो लड़की वही बेटी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन बस वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे बेटे ने कहा, माँ, आप खिड़की की तरफ बैठ जाओ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैंने अपने बेटे की बात मान ली और मैं खिड़की के पास बैठकर थोड़ी ठंडी हवा लेने लगी। लेकिन उस हवा में भी कुछ अजीब था। जब ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को छूने लगा तो मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ। मेरा शरीर कांपने लगा। तभी अचानक से बस आगे की ओर चल पड़ी और हम सब हैरान हो गए ये देखकर कि बस अपने आप ही ठीक हो गई। लेकिन मुझे शांति भी महसूस हुई। हमने गरज रोड पार ही नहीं किया था जहां बस खराब हुई थी। उसके 5 मिनट की दूरी पर ही हमें सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। कंडक्टर बस के दरवाजे के पास खड़ा था और उस लड़की को देखकर बस ड्राइवर ने बस की चाल धीमी कर दी थी। उस लड़की का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाल सामने की ओर थे और वो दूसरी की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। कंडक्टर ने उस लड़की से पूछा, अरे कहाँ जाना है मैडम? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कंडक्टर ने कहा, अरे बोलो भाई, जाना है या नहीं? वैसे भी बहुत देर हो गई है। लेकिन उस लड़की ने फिर से कुछ नहीं कहा। बस ड्राइवर ने कहा, अरे रहने दे यार, चलते हैं आगे, ये बस वक्त बर्बाद कर रही है लड़की।
ये बोलकर बस ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी। मैं खिड़की से उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक आंख दिखाई दी और उस आंख को देखकर मेरा दिल दहल गया। उसकी आंख बिल्कुल सफ़ेद थी, उसकी आंख की काली पुतली गायब थी। मैंने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया और सहम कर बैठ गई। खिड़की का कांच भी बंद कर दिया मैंने। कंडक्टर, ड्राइवर या मेरे बेटे ने उसे नहीं देखा था। जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी उस रात, मैं उस बारे में सोचे जा रही थी कि तभी अचानक मुझे खिड़की के बाहर अजीब सी हलचल सुनाई दी। फिर मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मैं इतनी ज़ोर से चीखी और उसके बाद मैं बेहोश ही हो गई। मैंने उस लड़की की आत्मा को बस के साथ साथ तेज़ रफ्तार से भागते हुए देखा। मुझे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने घर पर थी। बार बार जहन में यही बात आ रही थी कि ये आँखों का धोखा ही हो सकता है। लेकिन जब बाद में मैंने उस लड़की के रोड एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मुझे वाकई यकीन हुआ कि मैंने जो उस रात महसूस किया वो कोई धोखा नहीं था, वो सच में उस लड़की की आत्मा ही थी। उस औरत की सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोल पाती, अचानक से उसके हाव भाव बदलने लगे और उसने अचानक पता नहीं क्या अपने मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। मैं समझ गए कि हम गरज रोड पर आ चुके हैं। मैंने 32 बंगले को देखा जो सच में बहुत डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंगला चीख चीख कर अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा हो। जैसे ही बस उसके सामने पहुंची, बस ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी। बस बहुत तेज़ी से जा रही थी। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि लोग फालतू में डर रहे हैं। लेकिन अचानक से बस का कंट्रोल बिगड़ गया और बस सड़क पर इधर उधर जाने लगी। बस में बैठे सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और मेरा भी मन बैठ गया। लगा जैसे कि वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। फिर पता नहीं अचानक से वो कैसे हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बस के ड्राइवर ने बस को जैसे तैसे करके बस को संभाल लिया। कुछ लोग इसे हादसा कह रहे थे और मेरे बगल में बैठी वो औरत उस 32 बंगले और गरज रोड के भटकती आत्मा से इसका कारण बता रही थी। अब मुझे नहीं पता कि उसकी बात कितनी सच्ची है या कितनी झूठी। लक्ष्मी की कहानी से करुणा, महिमा और बाकी के तीनों लड़के दंग रह गए थे। तेजस ने कहा, वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे तो इसमें वाकई सच्चाई नज़र आ रही है। नानी, तुम लोग क्या कहते हो? बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत थे। तो महिमा ने कहा, मैंने भी यहाँ की जगह का नाम सुना है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें भी वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या वो था उस जगह का नाम? अरे हाँ, कोटम सर। नानी, क्या तुमने उसका नाम सुना है? लक्ष्मी ने कहा, अरे हाँ, सुना है। वो एक गुफा है जो अंदर बनी नक्काशियों के लिए जाना जाता है। अरे यही जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है यह गुफा। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तुम जिस अजीबोगरीब आवाज़ की बात कर रही हो वो मैंने भी सुनी है। मैं गई हूँ उस गुफा के अंदर। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और नानी की कहानी, अभी तो बहुत सारी कहानी है और आगे नानी कौन सी कहानी बताएंगी